नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की में जैव विविधता संरक्षण की, कि राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो यदि हम जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो हम दो तरह के प्रकार पढ़ते हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण और एक बहिर्स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय और बहिर्स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की, बाघ परियोजना की, वन्य जीव अभ्यारण्य की, जैविक उद्यान की, कंजर्वेशन रिजर्व की, जंतुआलय आदि की स्थापना की गई। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कितने हैं और वहां से किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में कितने हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति की आनुवांशिकता को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जो विशेष शरण स्थली के रूप में स्थापना की गई है उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कहते हैं। कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वन्य जीव जंतु, पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति आदि की आनुवांशिकता को संरक्षित करने हेतु विशेष शरण स्थली के रूप में विशेष स्थली के रूप में घोषित स्वस्थानीय संरक्षण स्थल राष्ट्रीय उद्यान कहलाते। यानी कि
सामान्य अर्थ में बात करें कि वन्य जीव है, पक्षी है, प्राकृतिक वनस्पति है, इनकी आनुवांशिकता को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि इनकी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए विशेष शरण स्थली के रूप में जो स्वस्थानीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं उन्हें नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यदि हम बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसे वर्तमान में कहा जाता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड को यानी कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वह जिम कॉर्बेट, जिसका वर्तमान नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भारत का पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। लेकिन हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में तीन राष्ट्रीय हालांकि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रस्ताव कई भेजे गए हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा गया, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी भेजा गया। लेकिन अभी तक राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 3 ही घोषित किए गए हैं और तीनों की स्थापना भी की गई है, तीनों को मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि कुल कितने हैं वर्तमान में बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर में। अब देखिए, सबसे पहले बात करें कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहले यह वन्य जीव अभ्यारण्य था जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यानी कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत 1955 में राज्य जीव बोर्ड का गठन, वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया और उसी वन्य जीव बोर्ड के अनुसार 1955 में इसकी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई। तो देखिए, सबसे पहले समझना कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत 1955 में रणथंभौर
वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसकी स्थापना वन्य जीव अभयारण्य के रूप में 1955 में की गई, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह राजस्थान का पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले तो आपको नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किसे घोषित किया गया है और कब घोषित किया गया है, जबकि इसकी स्थापना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब की गई। क्लियर हो गया। अब इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और साथ ही साथ यहां पे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं चलाई गई है, साथ में इसमें कई पर्यटन स्थल भी है। तो इसकी क्या विशेषता है, किस तरह से हमें पूछा जा सकता है? तो देखिए, राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर बनास तथा चंबल नदियों के मध्य स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 282.03 वर्ग किलोमीटर,
यानी कि यहां जो है बनास और चंबल नदियों के बीच में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य में बात करते हैं तो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है तो देखिए यहां पर काले गरुड़ और काला सफेद सारस, वास्तव में तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें बाघ परियोजना भी शुरू की गई है, लेकिन उसके अलावा यदि बात करें तो यहां पर जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में काला तथा सफेद सारस एवं काले गरुड़ पाए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां पर काला सफेद जो है सारस और उसके साथ साथ काले गरुड़ पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि काले गरुड़ के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जाना जाता है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले गरुड़ के लिए जाना जाता है, यानी कि काला गरुड़ यहां पे पाया जाता है। और यहां पे कई पर्यटन स्थल है, तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इसके अलावा यहां पे जोगी महल है, पद्म तालाब है, मलिक तालाब है, गिलोई सागर आदि पर्यटन स्थल है। यानी कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहां पे गणेश चतुर्थी को विशाल मेले का आयोजन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी को विशाल मेले का आयोजन किस अभ्यारण्य में होता है तो वह इसी रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में होता है। यहीं पे जोगी महल, पद्म तालाब, मलिक तालाब, गिलोय सागर जैसे पर्यटन स्थल भी है। और यहीं पर ही विश्व बैंक के सहयोग से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया या इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत भी की गई है। यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से
संचालित किया गया। यहां भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें विश्व बैंक के सहयोग से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाया गया, जो कि 2004 में कंप्लीट हो गया। 1998 से लगाकर 2004 यानी 6 वर्ष के लिए चलाया गया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से रणथंभौर अभ्यारण्य को लेकर जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने बात की कि यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया। और इसमें कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए यह प्रसिद्ध है, और इसमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, वह है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार की। केवलादेव घना पक्षी विहार, यह कहां पर है? भरतपुर में। अब देखिए, सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई? तो यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार की स्थापना राजस्थान राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत 1956 में, यानी कि इसकी स्थापना 1956 में की गई। लेकिन एक पक्षी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से केवलादेव घना पक्षी विहार को 27 अगस्त 1981 को नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से 27 अगस्त 1981 को केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो वह 27 अगस्त 1981 को दिया गया।
और यह राजस्थान का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान रखना। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान का दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि यह राजस्थान का दूसरा, लेकिन क्षेत्रफल में बात करें तो तीनों में सबसे छोटा है केवलादेव घना पक्षी विहार, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, वह रणथंभौर है। अब इसकी और क्या विशेषता है, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका नामकरण केवलादेव क्यों रखा गया। पॉइंट क्लियर। दूसरा, यह प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यह रामसर साइट और जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी यह शामिल है। तो और साथ ही साथ यह पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज का भी भाग है। तो इसको लेके और क्या पूछा जा सकता है, इसकी क्या और विशेषता है, उन पर हम लोग बात करते हैं। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण केवलादेव घना पक्षी विहार का नामकरण केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर किया गया कि इस अभ्यारण्य में एक केवलादेव शिव मंदिर है और उसी शिव मंदिर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, केवलादेव रखा गया। क्लियर हो गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्टूबर नवंबर से लगाकर मार्च अप्रैल तक यहां पे प्रवास करते हैं। जो अक्टूबर नवंबर से मार्च
अप्रैल तक प्रवास करते हैं और इसी कारण केवलादेव घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस, जो कि साइबेरियाई रूस से अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल तक यहां पर रहते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक यहां पर प्रवास करते हैं और इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब इसकी और क्या विशेषता है, तो देखिए इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सन 1985 में सन 1985 में केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित किया। देखिए राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जंतर मंतर भी है, जयपुर परकोटा भी है, 6 दुर्ग भी है, कालबेलिया नृत्य भी है और उसमें केवलादेव घना पक्षी विहार भी। लेकिन केवलादेव घना पक्षी विहार यह प्राकृतिक विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जबकि कालबेलिया की बात करें, जंतर मंतर है, जयपुर परकोटा है या जो अन्य 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं, तो वे सभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में प्राकृतिक धरोहर के रूप में एक ही है, वह कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी विहार। और यहां पर राजस्थान की पहली जीव प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। केवलादेव घना पक्षी विहार में राजस्थान की पहली जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई, यानी कि राजस्थान की पहली जीव प्रयोगशाला जो है वह इसी केवलादेव घना पक्षी विहार में स्थापित की गई। साथ ही केवलादेव घना पक्षी विहार केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान की पहली रामसर साइट आर्द्र भूमि
क्षेत्र घोषित की गई तथा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। अब यहां पे समझना है कि यह जो है केवलादेव, इसे राजस्थान की पहली रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया 2 फरवरी 1971 में। ईरान का एक शहर है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। उसी रामसर नामक स्थान पर विश्व में आर्द्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ, जिसे हम रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। यह रामसर समझौता 1975 में लागू हुआ, लेकिन 1982 में भारत इस रामसर समझौते का सदस्य बना और उसी दौरान जो है भारत के कई स्थानों को यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया। उसमें एक था, वह थे केवलादेव घना पक्षी विहार। तो केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान की पहली रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। राजस्थान में 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, एक तो रामसर साइट है के रूप में केवलादेव और दूसरी है सांबर झील। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसी केवलादेव को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो रामसर साइट या आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है वहां की पारिस्थितिकी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत के 2 क्षेत्र हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर। तो ये ध्यान रखना, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट ही शामिल होती है और भारत में 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, एक केवलादेव है और एक लोकटक झील है। जबकि रामसर साइट में बात करें तो राजस्थान के 2 क्षेत्र आते हैं, एक केवलादेव घना पक्षी विहार और एक सांबर झील। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां की और क्या विशेषता है तो देखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिकोण में यह भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम त्रिकोण या स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, तो वह केवलादेव घना पक्षी विहार आता है। यानी कि दिल्ली, जयपुर और आगरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से एक परिपथ बनाया गया है, जिसे हम स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं। और यह जो है राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार उसी त्रिकोण के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि केवलादेव घना पक्षी विहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आता है और यह NH 21 पर भी स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 21 पर स्थित है क्योंकि NH 21 के अंतर्गत स्वर्णिम त्रिकोण आता है। क्लियर। अब यहां पर और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वह है केवलादेव घना पक्षी विहार में अजगर पाए
जाते हैं, जिसे पाइथन पॉइंट कहते हैं। कि इसी केवलादेव घना पक्षी विहार में एक क्षेत्र है जहां पर अजगर पाए जाते हैं, और जहां अजगर पाए जाते हैं उस क्षेत्र को पाइथन पॉइंट की संज्ञा दी गई। और इसके अलावा केवलादेव घना पक्षी विहार में कदम के वृक्ष, चकवा, चकवी, जिसे चौकोर पक्षी कहा जाता है, चौकोर पक्षी, मोर, कोयल आदि पाए जाते हैं। मोर, कोयल आदि पाए जाते हैं। तो इस तरह से केवलादेव घना पक्षी विहार को लेके जो पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कदम के वृक्ष किस में पाए जाते हैं, तो केवलादेव घना पक्षी विहार में पाए जाते हैं। और यहाँ पे चकवा चकवी एक विशेष प्रकार के पक्षी जो रात्रि में बिछड़ जाते हैं, वह पक्षी यहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर और कोयल भी इस वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। तो इस तरह से केवलादेव घना पक्षी विहार को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे ज्यादा विशेषताएं केवलादेव घना पक्षी विहार की है, और जितनी भी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। क्लियर हो गया। और इसके बाद राजस्थान का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण, और राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मुख्य रूप से कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इन 4 जिलों में जो है अवस्थित है। मुख्य रूप से यह कोटा में है, लेकिन कोटा के अलावा यह झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी की सीमा पर भी है। तो इसीलिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह एक डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाता है तो सदैव कोटा आएगा, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार कोटा में। यदि कोटा के साथ युग्म में पूछे तो कोटा के साथ इसका कुछ भाग चित्तौड़गढ़ में है, कुछ झालावाड़ में है, कुछ बूंदी के अंतर्गत आता है। यहां 12 में नहीं है, यह ध्यान रखना। तो इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाए, विस्तार पूछा जाए, तो विशेष रूप से यही पूछा जाता है कि मुकुंदरा हिल्स का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो 12 में नहीं है, बाकी सभी जिले जो हाड़ौती के पठार और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है वहां पर यह स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, राजस्थान
राज्य वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में, इसकी भी स्थापना 1955 में की गई, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स को 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यानी कि इसकी स्थापना तो 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, लेकिन इसे जो है 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और यह राजस्थान का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। यह ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान का तीसरा या कहें नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा जो है वह मुकुंदरा हिल्स। अब मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, जिससे हिंदुओं का आकाशलोचन, हीरामन तोता और एलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से जाना जाता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाशलोचन,
एलेक्जेंड्रिया पैराकीट भी कहा जाता है, और एलेक्जेंड्रिया पैराकीट इसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह जो मुकुंदरा हिल्स है यह विशेष रूप से गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, और गागरोनी तोता जो कि कहा जाता है कि मानव की हूबहू आवाज निकाल सकता है, उसकी आवाज की नकल कर सकता है, और इसीलिए इसे हीरामन तोता या हिंदुओं का आकाश लोचन की संज्ञा दी गई है। क्लियर। अब इसमें भी कई प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो देखिए बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में अबली मिनी का महल, जिसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, रावण महल, भीम चोरी मंदिर, बांडोली शिव मंदिर। यानी कि इसमें अबली मिनी का महल, भीम चोरी मंदिर, रावण महल और बांडोली शिव मंदिर कोटा आदि प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। तो इसमें भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की तरह जो है कई पर्यटन स्थल है, जिसमें विशेष रूप से अबली मिनी का महल जो कि कोटा में है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, यहीं पर रावण महल भी है कोटा में, भीम चोरी मंदिर भी यहां पर है कोटा में, और बांडोली शिव मंदिर यह भी कोटा में स्थित है, जो कि इसी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के रूप में स्वस्थानीय संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद राजस्थान में है टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजनाएं। तो बात करते हैं बाघ परियोजनाओं की कि राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, कहां हैं और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। और बाघ परियोजना भी जो है राष्ट्रीय उद्यान की तरह स्वस्थानीय संरक्षित क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। तो बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। राजस्थान में जैव संरक्षण, जिसमें हम बात कर रहे हैं बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट।
अब देखिए बाघ परियोजनाएं क्या है। तो बाघ परियोजनाएं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांखला जोधपुर राजस्थान के प्रयासों से बाघ के संरक्षण हेतु 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। यानी कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं। और इसी अधिनियम के तहत बाघों के संरक्षण के लिए डॉक्टर कैलाश सांखला जो कि जोधपुर राजस्थान के निवासी थे, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के प्रयासों से भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। और भारत की जो पहली बाघ परियोजना है 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट जिसे वर्तमान में कहते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में उत्तराखंड को प्रथम बाघ यानी कि भारत की पहली बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट नेशनल पार्क या जिसे हम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसे भारत की पहली बाघ परियोजना घोषित किया गया। यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि 2 को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो आप समझना, राजस्थान में छह बाघ
परियोजना है जिसमें 4 बाघ परियोजना स्थापित की जा चुकी है तथा 2 बाघ परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई। तो इसीलिए यदि हमें संख्यात्मक रूप से पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं, तो 6 बाघ परियोजनाएं हैं। लेकिन कितनी स्थापित की जा चुकी है, तो 4 स्थापित की जा चुकी है। 2 को अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अब बात करते हैं राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले है रणथंभौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर। क्लियर। और इसे कब घोषित किया गया? एक अप्रैल 1973। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रणथंभौर बाघ परियोजना यह सवाई माधोपुर में है। इसे 1 अप्रैल 1973 को राजस्थान की पहली बाघ परियोजना घोषित किया गया। और यह जो है लैंड ऑफ टाइगर, बाघों के घर के रूप में जानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाघों का घर किसे कहते हैं, तो इसे ही बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी जो है वह है सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर। इसे 1978 1979 में बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद तीसरी जो है वह है मुख्य रूप से तो यह कहां पर है? कोटा। लेकिन इसके अलावा यह
झालावाड़, बूंदी, और चित्तौड़गढ़ में इसे 10 अप्रैल 2013 को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो है वह चौथी रामगढ़ विषधरी, यह बूंदी में, और इसे 5 जुलाई 2021 को राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि 2 को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो अब इन बाघ परियोजनाओं की क्या विशेषता है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में जैव संरक्षण, सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर, बाघ परियोजना। सवाई माधोपुर। अब इसकी क्या विशेषता है, यहां ध्यान रखना कि यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। यानी कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जिसे 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना जिसमें सर्वाधिक बाघ है, इस कारण इसे बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर कहा
जाता है। और यहां पर रणथंभौर में बाघों में आ रही कमी की जांच करने के लिए मिशन एंटी पोचिंग प्रारंभ किया गया है। रणथंभौर में बाघों की कमी की जांच हेतु मिशन एंटी पोचिंग चलाया गया। तो इस तरह से एक तो रणथंभौर को लेके हमें प्रश्न पूछे थे जिसकी पर्टिकुलर विशेषता है। इसके बाद आता है सरिस्का। सरिस्का बाघ परियोजना, यह कहां पर है? अलवर में। अब इसकी क्या विशेषता है? राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978-79 में अब देखिए यहां तो वित्तीय वर्ष 1978-79 में घोषित की गई, लेकिन यदि पर्टिकुलर आपको एक सन पूछा जाएगा तो 1978 इसका सही होगा। 1978 में घोषित किया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष जो था वह 1978-79। और यह जो बाघ परियोजना है यह सरिस्का बाघ परियोजना स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटन परिपथ में शामिल है। यह भी ध्यान रखना, यह भी केवलादेव घना पक्षी विहार की भांति स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरी जो है वह है मुकुंदरा हिल्स। बाघ परियोजना राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना जिसे 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया, जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में है। यह इन 4 जिलों में फैली हुई है। इसके बाद जो आता है वह
अब मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि बूंदी का अधिकांश भाग अब किसमें चला गया है, रामगढ़ विषधरी में, तो इसीलिए हम मुख्य रूप से 3 जिलों में इसको मानते हैं। इसके बाद चौथी जो है वह है रामगढ़ विषधारी बाघ बूंदी। राजस्थान की चौथी तथा भारत की 52वीं बाघ परियोजना, जिसे 5 जुलाई 2021 को घोषित किया, जिसे बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। इस तरह से यहां राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि राजस्थान में वर्तमान में 6 बाघ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो 2 बाघ परियोजनाएं कौन सी हैं? धौलपुर करौली तथा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में 6 बाघ परियोजनाएं, जिसमें से 4 का संचालन किया जा रहा है, जबकि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। क्लियर हो गया? तो ये थे राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के तहत राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजनाएं, जिनको लेके हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।